आज हम सीखेंगे कि बिज़ी में हम स्टैंडर्ड नरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है। कंपनी अगर आपने पहले से बना रखी है तो दोबारा नहीं बनाना है। तो अभी तो मैंने कोई कंपनी बनाई नहीं है, तो मैं पहले एक कंपनी बना लेता हूँ। कंपनी बनाने के लिए बिज़ी हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया था। तो आज भी हम 1 घंटे का पूरा यूज़ करेंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप कई पार्ट्स करेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने एक कंपनी यहाँ पे बना ली। नाम डाल देना है आपको। कंट्री मैं इंडिया ही रखूँगा और स्टेट में उत्तर प्रदेश लगा देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर में 1/7/2020 लगा देता हूँ। करंट का आप कोई भी लगा सकते हैं। जीएसटी ऑप्शन अभी मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इस तरीके से कंपनी हमारी लोड होने लगेगी। जब तक कंपनी लोड ना हो जाए पूरी तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है आपको। और कंपनी लोड होने के बाद ही बाकी ऑप्शंस काम करेंगे। बीच में आपको कुछ नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें इसको देखना है। इसमें हम पूरा 1 घंटे का काम करेंगे, तो हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा तो उसको भी देख लेना। तो पहले वाले पार्ट में मैंने भी बेसिकली सभी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। ये जो अभी यूज़ कर रहे हैं ये सेकेंड पार्ट है, जो कि हम बिज़ी में यूज़ करने जा रहे हैं। ये भी मैं 1 घंटे का पूरा बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी लोड हो रही है। अभी यहाँ पे पूरा 100% नहीं हुआ है। जब तक पूरा 100% नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ पे काम करना है। बीच में हमें स्टॉप नहीं करना है। तो देख सकते हैं कंपनी हमारी बन गई है। कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इसे हम ओके कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कंपनी बन जाएगी। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये अपने आप विंडो हट जाएगी। हटने के बाद फिर ये आपको एस्केप कर देना है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर मास्टर पर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मैंने पहले ही बताए थे। कुछ ऑप्शंस और होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर पे एसटीडी नरेशन, इसे स्टैंडर्ड नरेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको ऐड मॉडिफाई लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। स्टैंडर्ड नरेशन होता है क्या है, देखिए जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो जैसे मैंने किसी को पेमेंट किया तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसी काम को कई बार करते हैं। जैसे मैंने बिजली का बिल पेमेंट किया, तो बिजली का बिल मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं अक्सर बिजली का बिल पेमेंट करता हूँ। तो मैं किस बारे में पेमेंट कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे पहले से नोट करके रख लूँगा। जैसे मैंने कंप्यूटर रिपेयर कराया, तो कंप्यूटर रिपेयर मैं अक्सर करवाता हूँ, बिगड़ जाता है। तो जो काम हम अक्सर करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड नरेशन में नोट करके रख सकते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन एक तरह का हमारा कमेंट होता है, जो कि हम लेन देन करते समय लगा देंगे। हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि अगर हमने पेमेंट किया या कोई भी काम किया तो किस बारे में किया था। तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नरेशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि मैंने पहले से नोट करके रखे हैं। मैंने यहाँ पे पेमेंट किया कंप्यूटर रिपेयर के लिए, इलेक्ट्रिक बिल के लिए किया है, रोहित को 2 बार मैंने पेमेंट किया है, सुनील को भी 2 बार मैंने पेमेंट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो भी ट्रांजेक्शन है इनको बिजी में नोट करूँ, लेकिन बिजी में नोट करने के साथ साथ मैं उस पर एक कमेंट भी लगा दूं, स्टैंडर्ड नरेशन करना है मुझे। तो स्टैंडर्ड नरेशन एक तरह का कमेंट होगा। तो जब मैं ये सभी एंट्रीज करूंगा अभी ट्रांजेक्शन में, तो वहाँ पे ये अपने आप आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये कमेंट कहाँ पे सेट करना है। तो कमेंट को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड नरेशन पे जाना है, यहाँ पे ऐड करना है आपको। स्टैंडर्ड नरेशन में जो भी ऐड करके रख लेंगे, बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा, इससे समय की बचत हो जाती है। पहले मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे पुराना वाला हटा देता हूँ। मैं पहले से बना चुका था तो मैं पुराना डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे। तो डिलीट कर देते हैं यहाँ पे इसको हम, और फिर मैं आपको नया बना के दिखाता हूँ कि कैसे नया बनाते हैं यहाँ पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट ऑप्शन ऊपर होगा, यहाँ से मैं इसको दोनों को हटा देता हूँ। पहले से बना हुआ था, अगर आपको पहले से बना हुआ तभी आप डिलीट करें, नहीं तो आप ऐड कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं पेमेंट करूँ तो वो ऑप्शन आना चाहिए स्टैंडर्ड नरेशन का। तो मैं पेमेंट ऑप्शन, ऐसे वाउचर टाइप में पेमेंट लगाना है। अगर आप रिसिप्ट करते हैं रिसिप्ट लगाना है, परचेज पे परचेज जो टाइप लगाना है। तो मैं इसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक बिल करूँ तो यहाँ पे या कंप्यूटर रिपेयर करूँ तो आ जाए, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो नरेशन में जाके आपको ये टाइप कर देना है, पेस्ट कर देना है, सेव कर लेना है। तो ये पेमेंट पे मैंने एक नरेशन सेट कर दिया है। एक पेमेंट पे और करना चाहता हूँ, तो मैं एक और इलेक्ट्रिक बिल का है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पेमेंट पे 2 नरेशन सेट कर दिए हैं। और भी आप चाहें तो बना सकते हैं। आप नरेशन में वही लगाना चाहिए जो काम आप अक्सर करते हो, यूजुअली जो काम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखें मॉडिफाई में जाके तो ये दिख रहा है मेरा बन गया है। कोई चेंज करना हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में चलते हैं अब यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑप्शन पे ही जाएंगे, जिस वाउचर पे आपने किया उसी पे जाके करना है।
तो पेमेंट पे आने के बाद यहाँ वाउचर टाइप मेन ही रखना है आपको, वाउचर सीरीज़ को मेन रखना है। डेट आप कोई भी डाल सकते हैं जिस डेट को आपको लेन देन करना है। तो पहला लेन देन जो मैंने किया वो मैंने 1/7/2020 को किया है और मैंने रोहित को कंप्यूटर रिपेयर के लिए 5,000 रुपये दिया है। तो मैं इसको पहले करता हूँ और मैं ये भी सेट करूँगा कि वो नरेशन भी अपने आप आ जाना चाहिए। तो इसके लिए डेट डाल देना है, 1 तारीख डाल देता हूँ मैं 1/7/2020। ये डेट डाल दिया। डेबिट पे उस व्यक्ति का नाम लगाना है जिसको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। रोहित का नाम ने लगा दिया। यहाँ पे डेबिट अमाउंट पूछ रहा है, वो आप डाल देंगे यहाँ पे 5,000 रुपया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, मैंने कैश दिया है तो ये भी 5,000 दोनों साइड में आ जाएगा। उसके बाद मैं लॉन्ग नरेशन पे जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद F4 बटन आपको दबानी है। याद रखें F4 दबाएंगे तो जो आपने पहले सेव करके रखें वो आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर ऑप्शन आ गया, सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला करते हैं एक बार और। उसी डेट को मैंने एक और ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो इसको भी मैं यहाँ पे डेट वही रहने देता हूँ। यहाँ पे सुनील का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। पेमेंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हम डाल देंगे, लगभग 1,200 रुपये का है, कैश में ही है। नीचे आएंगे यहाँ पे लॉन्ग नरेशन पे, यहाँ पे F4 फिर दबाएंगे। तो जैसे हम F4 दबाएंगे यहाँ पे शो करेगा तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल वाला ऑप्शन आ रहा है जो कि मैंने पहले सेट कर रखा है। देखें इससे हमारा समय बच जा रहा है और बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, बार बार लिखने से समय बच जाएगा। अब अगला है तीसरा वाला। तीसरा हमने 6 तारीख को किया है तो हम यहाँ पे 6 तारीख सेट कर देंगे। और ये भी मैंने कंप्यूटर रिपेयर के लिए दिया 1,000 का, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो 6/7/2020 और इसको लगाने के बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको भी मैंने रोहित पे किया है तो लिस्ट में रोहित सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट आप डाल देंगे, डेबिट रुपीज़ पूछेगा तो डेबिट रुपीज़ जो है यहाँ पे 1,000 है। कैश में पेमेंट हुआ है, कैश लगाएंगे। लॉन्ग नरेशन पे आएंगे, F4 फिर दबा देंगे। F4 दबाते ही जो हमने बना रखा है वो आ जाएगा, दोबारा लगा देते हैं, सेव कर लेंगे इसको। इस तरीके से ये भी सेव हो जाता है। सेव होने के बाद अब लास्ट एंट्री करते हैं जो कि मैंने 31/7 को किया है। यहाँ पे मैं डेबिट लगा दूंगा, सुनील को लगा देता हूँ मैं। डेबिट अमाउंट जो भी मेरा है वो मैं लगा देता हूँ 2,000 रुपीज़ का कैश में। और लॉन्ग नरेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं कंप्यूटर इलेक्ट्रिक बिल वाला है तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो इस तरीके से सेव हो गया। देख सकते हैं ये सभी अमाउंट मेरे, ये जो भी ट्रांजेक्शन मेरे थे सब सेव हो गए। तो इस तरीके से काफ़ी समय की बचत भी हो जाती है, बार बार लिखना भी नहीं पड़ता। तो चलिए अब इसको कर सकते हैं। एक मैं और करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो आप जितने भी चाहे बना सकते हैं। मान लिया 31 को ही मैंने एक और पेमेंट किया अजय को भी, तो अजय के नाम से भी एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो अभी रोहित का या सुनील का मैंने माना था ये पहले से बना हुआ था, तो मैं एक अकाउंट भी बना के आपको दिखा देता हूँ। वैसे अकाउंट बनाने वाला एग्जांपल मैंने पीछे वाले वीडियो में दिया हुआ था, तो उसको देख सकते हैं कैसे अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और पूरा दिखा देता हूँ। तो मान लिया मैंने अजय को भी पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे अजय का नाम तो पहले से था नहीं, तो F3 दबा देंगे। F3 दबाती फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया किसी का तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि उसको पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस डायरेक्ट में जाएगा और कुछ नहीं डालना है, इसको सेव कर लेना है। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो F3 दबा के बना सकते हैं कहीं पर भी। याद रखें पैसा डाल दें। कैश पहले से ही बना होता है तो कैश बनाना है नहीं, नरेशन तो पहले से ही बना है तो F4 दबा देंगे। तो नया बनाने के लिए आपको F3 दबाना है, याद रखें। और जब आपको सेलेक्ट करना तो F4 दबाना है। सही पोजीशन पे आने के बाद ही करना है ये। तो इस तरीके से ये देखें सेव हो गया, यस कर देते हैं। तो ये मेरे सभी एंट्रीज हो गई, मैंने एक्स्ट्रा भी आपको करके दिखा दिया। चलिए इसकी रिपोर्ट देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक्स में, यहाँ से लेजर्स में जाना है, अकाउंट वाइज में, यहाँ से स्टैंडर्ड करेंगे। यहाँ से आने के बाद आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। वन अकाउंट पे देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिलेक्ट करना है अकाउंट को, जिस अकाउंट का आपको देखना है। मान लो मुझे अजय का देखना है कि अजय को मैंने किस बारे में पेमेंट किया था। और यहाँ पे शो वाउचर लॉन्ग नरेशन, इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। और इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके कर देंगे, F2 दबा सकते हैं। इस तरीके से डिटेल आ जाती है। यहाँ पे शॉर्ट नरेशन दिखा रहा है, बड़ी टेबल है। तो देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कैश इलेक्ट्रिक बिल के लिए देगा। जहाँ अकाउंट का ऑप्शन दिया, देखें जिस बारे में मैंने पेमेंट किया दिखा रहा है। ये जो कैश उसको दिया गया था, बिजली के बिल इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट दिया गया था, तो नीचे दिखाता है यहाँ पे। ऐसे ही जो भी ट्रांजेक्शन में अगर लॉन्ग नरेशन किया तो इससे पता भी चल जाता है कि हमने जो पैसा दिया वो किस बारे में दिया। वरना खाली पेमेंट लिखा रहेगा तो पता चल नहीं पाता कि किस बारे में हमने पेमेंट किया है। जैसे मुझे अजय का देखना
तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से फिर से वही चीज़ दिखा रहा है। तो देखने के भी कई मेथड्स होते हैं, जैसे भी चाहें देख सकते हैं आप बैक करके। दूसरे कोई भी अकाउंट पे देख सकते हैं, यहाँ पे वन अकाउंट पे ग्रुप ऑफ अकाउंट पे ऑल अकाउंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल अकाउंट पे चले जाएंगे, सभी अकाउंट आपको दिखा देगा, डेट जो भी जहाँ तक आपको देखना है सेट करते हैं, पहले से ही सेट है। लॉन्ग नरेशन इसमें भी सेट है, ओके कर दिया तो देखें सभी के अकाउंट एक साथ दिखा देगा। और पहले भी मैंने पेमेंट किए थे तो वो सारे डिटेल्स आ रहे हैं जो मैंने पहले किए थे अभी किए हैं। तो देख सकते हैं सभी का रीज़न से लिखा हुआ, सभी का नरेशन लिखा हुआ कि रोहित को मैंने कब कब कितने का किया और किस बारे में किया, सुनील को कब कब किया कितने का किया, रोहित को कब कब किया कितने का किया, अजय को कब किया कितने का किया, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। आप प्रिंट भी कर सकते हैं फ्रॉम पीसी पे करके, यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये पूरी डिटेल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एज ए प्रीव्यू निकाल लेते हैं, अभी हम देखते हैं कैसा लगेगा, तो वेट करते हैं। देखें इस तरीके से पूरी लिस्ट बन के आ जाती है। अगर जूम करना चाहें जूम कर लेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा ग्रुप में आ रहा है। ये अजय का पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे ऊपर अकाउंट में, आप देखें जहाँ लिखा हुआ है तो अजय का पूरा डिटेल दिखा रहा है कि मैंने अजय को कब कब क्या क्या पेमेंट किस बारे में किया। रोहित का पूरा डिटेल आ रहा है, ग्रुप वाइज दिखा रहा है, सभी का अलग अलग ग्रुप में बना लेता है ऑटोमेटिकली। तो रिपोर्ट काफ़ी अच्छी बन जाती है विजी में। ये सारे देख सकते हैं अकाउंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ग्रुप वाइज सबका बना हुआ है, तो सभी पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। रोहित का भी दिखा रहा है यहाँ पे, सुनील का भी दिखा रहा है। अगर प्रिंटर हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी तो मैं प्रीव्यू खाली निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखा आपने, तो इस तरीके से ये स्टैंडर्डाइजेशन वाला काम हो जाता है काफ़ी अच्छे से। और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला काम करते हैं, तीसरा वर्क करते हैं। अब हम जानेंगे कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, जब हम कोई अपनी कंपनी में ऑर्डर बुक करते हैं, जैसे किसी ने हमें ऑर्डर दिया कि हमारा ये माल तैयार करके हमें दे देना है, तो मुझसे उसके लिए जो लागत आती है उसको नोट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में कि क्या पार्ट हमारे यहाँ लगने वाला है। यानी जो आइटम बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या पार्ट लगेगा, क्या क्या लागत लगेगी। तो जो लागत लगाने के लिए हम पार्ट बनाते हैं, नोट करते हैं, उसी को हम लोग बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। BOM भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमने कोई आइटम बनाया है, कोई भी चीज़ हमने बनाया है, मान लिया हमने एक कंप्यूटर जनरेट किया है, तो कंप्यूटर को असेंबल किया हमने, तो कंप्यूटर को असेंबल करते समय हमने उसमें क्या क्या लगाया, क्या क्या पार्ट लगाए हैं, तो उसी के हिसाब से ही फिर हमारा कंप्यूटर की कास्ट जो होती है तय होगी। तो उसी का हम बिल ऑफ मटेरियल में निकालते हैं। यानी बिल ऑफ मटेरियल अगर हम बनाते हैं तो हमें पर आइटम कास्ट निकालने में काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी आसानी हो जाती है। और हमने जो जिस हिसाब से मटेरियल लगाया होगा उस हिसाब से हमें अपने आइटम की कास्ट सेट करने में भी आसानी होती है, मदद भी मिल जाती है। तो पर आइटम कास्ट निकालने के लिए जो है, अगर आप अपने कंप्यूटर में चाहें तो बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दूंगा। सेटिंग भी कैसे करते हैं पीछे मैं ये भी बताऊंगा बिल ऑफ मटेरियल की। तो यहाँ पे करते हैं, तो एक एग्जांपल है, जैसे मैं एक बिल ऑफ मटेरियल बनाने जा रहा हूँ, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे टाइप कर ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी आपको सोचना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नीड टू प्रोड्यूस कंप्यूटर सिस्टम, मुझे कंप्यूटर सिस्टम प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे तैयारी कर लेता हूँ। और मुझे असेंबल्ड भी करना है इसको, ठीक है। और विथ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस, तो कंप्यूटर सिस्टम बनाना है हमें, कुछ जो जो मटेरियल्स लगेंगे उनकी मैं एक लिस्ट यहाँ पे तैयार करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, मान लिया जो कंप्यूटर सिस्टम मुझे ऑर्डर है मुझे बना के देना है, उसमें मैं रैम लगाऊंगा, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR3 मॉडल में रहेगा, 4 GB की रैम की रिक्वायरमेंट आई हुई है, एक मुझे लगाना है। दूसरा जो पार्ट में लगाऊँगा वो मैं लगाने वाला हूँ CPU लगेगा इसमें। CPU जो रहेगा कोर i5 का रहेगा, या कोई भी लगा सकते हैं, ये एग्जांपल है। मान लिया कोर i5 6 Gen का मैं CPU लगाने वाला हूँ। तीसरा पार्ट जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे अपने कंप्यूटर में बना के असेंबल करके देना है, हार्ड डिस्क लगाना है। और हार्ड डिस्क लगभग 1 TB की लगानी है मुझे, SATA की, ठीक है। मॉनिटर भी मुझे साथ में देना है, लगाना है। तो मॉनिटर जो मुझे लगाना है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ। अभी मान लिया मुझे मॉनिटर जो लगाना है LG का 1234 मॉडल लगाना है। पांचवी चीज़ जो मुझे रिक्वायरमेंट है जो अपने मटेरियल में मुझे लगानी है, मुझे मदरबोर्ड भी लगाना है। और मदरबोर्ड जो लगाऊंगा वो मान लिया मैंने ATX मॉडल में लगाया, और इंटेल ओरिजिनल का मदरबोर्ड है, तो ये भी हो गया।
अगली रिक्वायरमेंट जो मेरी है, जो मटेरियल मेरे में लागत आने वाली है, वो मान लिया मैं टीवी ट्यूनर भी लगवाने वाला हूँ, तो उसको भी मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। अगली रिक्वायरमेंट जो मेरी है, तो अगली जो रिक्वायरमेंट मेरी है वो मैं DVD राइटर भी लगवाने वाला हूँ इसमें, तो इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो जो जो लागत या जो जो लगाने वाले हैं उसको नोट कर लेना होता है। पहले उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी होती है। जैसे मुझे MCAT का जो है कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो भी चाहिए, दोनों साथ में रहें, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाने में मुझे यहाँ पे एग्जांपल जो जो आइटम या मटेरियल लगाने हैं, जो जो लागत मेरी लगेगी, उन सब की एक लिस्टिंग मुझे पहले तैयार कर लेनी होती है। लिस्टिंग बहुत लोग बिना लिस्टिंग तैयार किए भी बनाने लगते हैं, लेकिन उसमें फिर भूल जाते हैं कि क्या क्या था क्या नहीं था। तो अगर इस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल बनाने जा रहे हैं तो पहले एक लिस्टिंग को तैयार कर लेना चाहिए। लिस्टिंग तैयार करके काम करने पर अच्छा रहता है। तो चलिए इसकी जो लिस्टिंग हमारी बन गई, उस लिस्टिंग के हिसाब से हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को रेडी करना चाहते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट कंप्यूटर सिस्टम विथ एंड कैलकुलेट सिंगल आइटम कॉस्ट। तो सिंगल आइटम की जो कास्ट पड़ेगी, यानी ये जो मटेरियल मैं लगाने वाला हूँ उनके आधार पर जो सिंगल आइटम का कास्ट पड़ेगा वो मुझे निकालना है यहाँ पे। तभी मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ। कहाँ से करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, वो सब भी हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको करते हैं अभी। और अगर आपके पास और भी मटेरियल्स हो तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अगर हमें करना है तो कुछ ना कुछ आइडिया लेके मानना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे बिजी पे हम आ गए हैं। बिजी में आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको आइटम में जाना है। सबसे पहले जो जो आइटम्स हैं उनको आपको नोट करना होता है लिस्टिंग में। यहाँ पे सबसे पहला काम यही कर लेना चाहिए। तो देख सकते हैं पहला जो आइटम हमारा लगने वाला है रैम DDR3 का, तो इसको बना लेते हैं हम, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी था वहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहला काम, आप जब भी बिल ऑफ मटेरियल बनाने लगें तो जो जो आइटम लगने वाला है, बनने वाला है, उनका नाम आप नोट कर लें आइटम में जा करके। जनरल में ही रख देते हैं, यहाँ पे पीसेज में ही रहेंगे, बाकी अभी सभी ऑप्शन नो कर देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन नहीं बताए उनको नो कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सेव कर ले रहे हैं। तो ये पहला आइटम हो गया। काम थोड़ा लंबा पड़ सकता है लेकिन इसको करना होता है। तो CPU Core i5 का है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे, जनरल में ही रहेगा, पीसेज में, बाकी सभी ऑप्शन हो रहेंगे। सेव करते जाएंगे। ऐसे जो भी आइटम बनाएंगे सभी के नाम नोट करते जाएंगे। हार्ड डिस्क जो है वो भी एक TB का है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हार्ड डिस्क का भी नाम नोट कर देते हैं। जो भी हमारे पास है उन सबको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। तीसरा भी मॉनिटर का भी मैं नाम नोट कर लेता हूँ। जैसा है वैसा नोट कर सकते हैं आप, अच्छे से कोई भी नाम डाल सकते हैं। नाम कुछ ऐसा रखना है जिससे बाद में आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में थोड़ा इजी पड़े, आसानी रहे, वो नाम हमें रखना चाहिए। इसके अलावा आप कैटेगरी ग्रुप भी बना के नाम नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी नाम नोट कर दे रहे हैं। मदरबोर्ड भी है, उसको भी नोट कर ले रहे हैं। तो पीछे अगर आपको नहीं पता कि ग्रुप या कैटेगरी कैसे बनाते हैं तो बना सकते हैं। ग्रुप कैटेगरी बनाई जा सकती है, उसी हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी नाम को एक एक करके नोट करते चले जाते हैं। और इसको भी मैं मदरबोर्ड वाला नाम भी मैंने ऐड कर दिया, हो गया ये। उसके बाद टीवी ट्यूनर कार्ड वाला भी है, उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और ये भी हो गया हमारा। बस वैसे ये सभी में वही नोट करना है आपको, सेम आपको अभी ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी। अभी मैं रेट नहीं तय कर रहा हूँ, तो रेट में बाद में अपना तय कर लेंगे। यहाँ पे पहले आइटम का नाम नोट कर लें। DVD राइटर वाला भी हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। और ये यहाँ पे MCAT मतलब कीबोर्ड माउस कॉम्बो वाला भी जो है उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारे आइटम आपको अच्छे से नोट करने हैं, कुछ बाकी ना बचे। बाकी बचेगा तो बाद में ये शॉर्टकट लगा के F3 दबा के बना सकते हैं, लेकिन यहीं से कर लेंगे तो बाद में फिर वो झंझट नहीं रहेगा बाद में करने वाला, तो एक साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नाम और आपको डालना है, कंप्यूटर सिस्टम। जो जनरेट करने वाले वो भी बनाना है, जो मटेरियल कंज्यूम होगा वो भी बनाना है, जो प्रोड्यूस होगा वो भी बनाना है आपको पहले से नोट करके। हो गया बिल ऑफ मटेरियल में सारे आइटम सेट हो गए। अगर कभी आपको मॉडिफाई करना और लिस्ट में देखना हो तो देख सकते हैं मॉडिफाई करके। ये सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे आइटम्स। तो और कोई एक्स्ट्रा हो तो आप कर सकते हैं। चलिए अब बिल ऑफ मटेरियल में जाने, नीचे यहाँ से ऐड करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पे BOM नेम पूछेगा, यहाँ पे नाम आप कुछ अच्छा से रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे बिल ऑफ मटेरियल फॉर कंप्यूटर सिस्टम डाल देता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर सिस्टम असेंबल्ड करने वाला हूँ, तो वो नाम डाल दिया, आप जो भी रखना चाहें।
आइटम टू प्रोड्यूस पूछेगा, इसमें वो डाल दें जो आप बनाने वाले हैं। लिस्ट में अगर पहले से बनाए वही बता के सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कितने पीसेस बनाना चाहते हैं। मान लिया मुझे 4 पीसेस जनरेट करवाने हैं, यानी जो मैं मटेरियल लगाऊंगा उनकी सहायता से मैं 4 पीसेस कंप्यूटर रेडी करके देने हैं। पीसेस में ही रहेगा। एक्सपेंस वगैरह कुछ आपका एक्स्ट्रा आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा यानी बनाने में जो लागत आ रही है अभी खर्चा, वो तो मटेरियल का पार्ट हो जाएगा जो लगेगा। कुछ बनाने का जो लागत आती है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। मान लिया 200 रुपये मेरा एक्स्ट्रा लगता है तो मैं नोट कर लूँगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट एमसी यानी मटेरियल सेंटर फॉर आइटम जनरेटेड, मतलब जो आइटम जनरेट होगा वो कहाँ पे जाके नोट होगा, किस मटेरियल सेंटर में रखेंगे। अगर आपने पहले से नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं 3 दबा के। तो मैं चाहता हूँ कि जो आइटम कंज्यूम हो वो अलग लोकेशन पे दिखाए, अलग स्टॉक में दिखाए, गोडाउन में दिखाए, और जो कंज्यूम होगा वो अलग में दिखाए। तो फिनिश वाले के लिए मैंने फिनिश आइटम नाम से एक स्टॉक का जो है बना लिया यहाँ पे गोडाउन, और एक आइटम जो कंज्यूम होगा उसके लिए मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल नाम से एक बना लेता हूँ। F3 दबा के आप बना लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से दोनों आइटम अलग अलग में रखें। एक में भी रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में सर्च करने में, ढूंढने में। अब आपको यहाँ पे आइटम के नेम बताने हैं, वो आइटम सभी आपको बताने हैं जो आप इसमें लगाने वाले हैं। लिखा भी है यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अब बस आपको अब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पीसेस अपने से लेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका मुझे 4 पीसेस, तो 4 पीसेस में 4 लगेंगे। जितना भी होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ से। तो आपको सभी देख के सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी आइटम को आप पहले या ऊपर नीचे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर में वो आइटम ऊपर देखें, यहाँ पे 2 टेबल आपको नज़र आ रही होगी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में वो आइटम लगाने हैं जो कि कच्चे माल की तरह होते हैं, मतलब जो उसके अंदर लगेंगे, और जो एक्स्ट्रा उसके साथ में जाएंगे वो बाई प्रोडक्ट जनरेटेड में होते हैं, नीचे वाली टेबल में। तो जैसे मैंने गलती से ऊपर मॉनिटर LG वाला भी डाल दिया, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। तो पहले कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये एमकेट वाला भी मैंने नोट कर लिया। और तो देखें कुछ आइटम ऐसे भी हैं जो अलग से ऐड हो गए, जिनको मुझे नीचे वाली टेबल में करना है, क्योंकि मॉनिटर अलग से होता है, कीबोर्ड वाला भी अलग से होता है। तो कभी कभी गलती से ध्यान नहीं देने पर वो अलग दोबारा ऐड हो जाता है, तो उसको हटा दें। किसी को भी आइटम को हटाना है, उसी पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट रो का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हटा सकते हैं। गलती से कोई आइटम ऐड हो जाए तो कीबोर्ड से भी मिटा सकते हैं, अगर आपको मिटाना हो तो अलग अलग मिटाएंगे तो मिट तो जाएगा, लेकिन बीच में गैपिंग खाली रह जाती है रो में, तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे मिटा के दिखा रहा हूँ, मिटा तो रहे हैं सभी चीज़ों को, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। हर एक आइटम को अलग अलग जाके मिटाना, उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर कभी एक्स्ट्रा हो गया तो राइट क्लिक करें किनारे, यहाँ से डिलीट कर लें। तो इस तरीके से आपका जगह भी ख़राब नहीं होगा, टाइम भी बच जाएगा। तो कभी गलती से अगर कोई आइटम ऐड हो गया, हटाना है अभी इससे, तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से लिस्ट में। जैसे ये कीबोर्ड वाला भी मैं हटा देता हूँ, ये भी पहले से बनाया तो इसे, तो जो कच्चे माल हैं केवल उसी को ऊपर वाले लिस्ट में रखना है, तो ये बेहतर होगा। और कुछ एक्स्ट्रा कॉलम, अगर कुछ एक्स्ट्रा रोज़ भी आ गए तो उन्हें भी आप जहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे टैब पे जाके वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से किया। अब जो बाई प्रोडक्ट जनरेटर है वहाँ पे वो आइटम लिख देंगे जो मैंने वहाँ ऊपर से हटाए थे, तो ये बेहतर होगा। ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि वो कच्चे माल में फिर मान लेगा फिर यहाँ पे। तो मॉनिटर में भी चले जाएंगे, एमकेट वाले में चले सेव कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से मैंने बिल ऑफ मटेरियल जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, एक नया वाउचर आपको दिखेगा प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन नाम से। प्रोडक्शन में जाने के बाद आपको ऐड करना है, मेन में इसका प्रोडक्शन करना है। यहाँ बिल ऑफ मटेरियल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे सारे आइटम बिल ऑफ मटेरियल के ले लेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। तो बिल ऑफ मटेरियल फॉर कंप्यूटर नाम से हमने बनाया, तो देखिए यहाँ पे अपने आप ये शो कर रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कितने पीसेस, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जितना लगाया था उतना रहने देंगे, ओके कर देंगे। देखिए सारे लिस्टिंग आ गई यहाँ पे। आइटम जनरेटेड वाला भी शो कर रहा है, आइटम कंज्यूम वाला भी शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सभी आइटम की क्वांटिटी तो है, यूनिट भी है, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं है। जो एक्स्ट्रा जो मैंने एक्सपेंस लगाया था 200 रुपीज़ का, वो यहाँ पे शो कर रहा है। चारों के लगभग 800 रुपये हो रहे हैं यहाँ पे जोड़ के, आप देख सकते हो। तो बाकी आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रेट डिफाइन कर देना जो भी आपका पड़ता है। जैसे मॉनिटर मेरा 4000 का पड़ेगा तो 16000 का हो गया। एक पीस का आपको बताना है, बाकी वो कैलकुलेट कर लेगा जितना भी आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये अगर हमारा एमकेट का जो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो था वो 800 रुपये का, तो ये 3200 का पड़ गया हमारा। इसी प्रकार अगर आप देखें तो रैम का भी हम यहाँ पे प्राइस डाल देंगे। सभी का अपने जो भी आपको प्राइस पड़ा है जनरेट करने पे वो आपको यहाँ पे सही से लिख देना है। एक का लिखना है आपको, तो उसी हिसाब जनरेट हो जाएगा। ये 1200 का मुझे पड़ गया। CPU का अगर देखें Core i5 6th Gen का है तो वो मुझे 4500 का पड़ा।
और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि स्टॉक में अभी आइटम है नहीं, आप बना रहे हैं, तो मैंने अभी परचेज़ करके रखा नहीं था, तो ऐसे आता है। अगर इस एक मैसेज इग्नोर कर देंगे तो अगर परचेज़ करके स्टॉक में कभी रखेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो मैं तो कल ही इसी एग्जांपल फोकस कर रहा हूँ, तो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो ऐसी कोई एरर नहीं आती, वो इग्नोर कर देंगे उसको। तो 3500 रुपये का ये पड़ा, तो इस तरीके से आ गया। उसके बाद अगला है हमारा मदरबोर्ड ATS ओरिजिनल वाला। ये भी मान लिया मेरा जो है 3500 का पड़ा, तो ये भी मेरा 14,000 रुपये का टोटल चारों का पड़ गया। TV ट्यूनर का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लिया TV ट्यूनर मुझे 60 रुपये का पड़ा, तो ये 1840 का हो गया। ये DVD राइटर होता है हमारा यहाँ पे, ये 1200 रुपये का मान लिया पड़ गया, तो 4800 का ये पड़ गया। तो देखिए सभी की हमने यहाँ पे जनरेट कर दी। तो टोटल अगर हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे तो लगभग बता रहा है यहाँ पे ओनली रॉ मटेरियल का निकालेंगे तो 57,440 का पड़ रहा है। रॉ मटेरियल के साथ में आइटम जनरेटेड भी ले लेंगे तो 58,240 का पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी आपकी लिस्टिंग यहाँ पे जो दिखा रहा है ये पूरा चारों का कास्ट दिखा रहा है। मान लिया हमें सिंगल का कास्ट देखना कि यानी जो हमने यहाँ पे आइटम प्रोड्यूस कर दिया उसका सिंगल कास्ट कितना पड़ेगा, हमें ये भी तो देखना है। तो इसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद जो भी मैसेज है इग्नोर कर दें, यस कर लेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ से हम ट्रांजेक्शन और डिस्प्ले में जाके मैं रिपोर्ट चेक करते हैं भाई कहाँ पे दिखाता है ये डिटेल्स हमारा। तो इन्वेंट्री समरी में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ से दिखाता है कि नहीं। इन्वेंट्री समरी में आने के बाद यहाँ से अगर आप ना देख पाएँ तो आप इन्वेंट्री बुक से भी देख सकते हैं, कई ऑप्शन दिया रहता है। तो डेली बैलेंस से पहले चेक करते हैं, यहाँ कुछ दिखाते हैं। आइटम नेम पूछ रहा है यहाँ पे, आइटम नेम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। मान लिया कंप्यूटर सिस्टम चेक करना है तो लिस्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे डिटेल्स जो पूछ रहा है यहाँ पे शो वैल्यू ऑफ आइटम, ये भी चाहें तो यस कर देना आपको, तो बेहतर होगा। आइटम की वैल्यू भी साथ साथ दिखाएगा। तो देखें यहाँ पे एक लिस्टिंग आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारे स्टॉक में ये आइटम आ चुका है और यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंगल आइटम की कास्ट जो है नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी टोटल आइटम की ही कास्ट दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे, अगली जगह से चेक करेंगे कि भाई सिंगल आइटम कहीं से भी आपको सिंगल आइटम कास्ट मिल नहीं रही है। तो देखने के लिए जब किसी में हम काम करते हैं तो रिपोर्ट कई जगह जनरेट हो जाती है, तो हम अपने हिसाब से जो होता है वही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक जगह से और देखते हैं कि हमें ये सही रिपोर्ट मिल जाए अगर तो हम यूज़ कर पाएँ। तो क्लोजिंग में चलते हैं, यहाँ से स्टॉक स्टेटस में चलते हैं। यहाँ से 1 MCB लिखा है, ऑल MC में भी आप देख सकते हैं, मटेरियल सेंटर में। तो वाला आइटम भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 आइटम पे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ से भी मैं कंप्यूटर सिस्टम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आइटम की वैल्यू वगैरह जो काम का ऑप्शन लगे, या तो सभी ऑप्शन को यस कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो सभी को कर लें। तो मटेरियल सेंटर का नाम भी पूछ रहा है, वही बता दें। तो फिनिश आइटम में मुझे चेक करना है मेरा कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से मुझे एक सिंगल आइटम का रेट मिल गया। तो ये 58,240 का टोटल पड़ा था, तो 14,560 रुपये का मेरा एक आइटम पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आसानी से हमारे कास्ट कैलकुलेट हो गई है। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे 14,560 का है, यानी ये आइटम और रॉ मटेरियल की कास्ट मिला के है। अब अगर मैं सेल करूंगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बाद में ऐड करूंगा, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूं। तो 14,560 रुपये का जो कास्ट आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसे प्रिंट भी आप करना चाहें तो कर लें, फ्रॉम बिजी से कर सकते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू कर दें। बाकी जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यस कर दें, प्रीव्यू कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जनरेट हो गई है प्रिंटिंग की लिस्ट। और प्रिंट लिस्ट बनने के बाद यहाँ पे 14,560 रुपीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो देखा, बिल ऑफ मटेरियल बनाने से काफ़ी इजीली यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है, वरना हम एक एक करके कैलकुलेट करते भी जोड़ते घटाते समय लगता है। चलिए अब अगला काम करना सीखते हैं। चौथा काम अनअसेंबल्ड करना सीखेंगे। अनअसेंबल्ड क्या होता है? मान लिया हमारे पास पहले से ही आइटम बना हुआ था, अभी हम प्रोड्यूस कर रहे थे। मान लिया हमारे पास पहले से आइटम बना होता और हम उस आइटम में जो माल लगे हुए हैं, जो मटेरियल लगे हैं, उनको अलग करना चाहते हैं, तोड़ करके उनका कास्ट निकालना चाहते हैं। अनअसेंबल्ड कहलाता है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट में से जो आइटम्स उसके अंदर पार्ट लगे हुए हैं उनके कास्ट निकालने को हम अनअसेंबल्ड कहते हैं। अनअसेंबल्ड करने के लिए आपको सीधे जाना है ट्रांजेक्शन में, अनअसेंबल्ड ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है। यहाँ से भी आपको सिंगल आइटम की कास्ट मिल जाएगी। ऐड में जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्शन से पहले बनाया था, याद रखें, अनअसेंबल्ड से हम उल्टा करते हैं, यानी प्रोडक्शन का उल्टा जो होता है अनअसेंबल्ड होता है। यहाँ पे हम आके ऐड करते हैं और बिल्कुल सेम है। यहाँ से भी आपको सीरीज़ में लगानी है, कब किया जाएगा हम आप बता दें। डेट आपकी बिल ऑफ मटेरियल सेम रखना है, 4 पीसेज रहेगा जो पहले था आपका। मुझे 1 पीसेज का दिखाना है, 1 पीस का भी निकाल सकते, 2 का 2 भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो जो भी है। तो मान लिया मुझे यहाँ पे 2 पीसेस का निकालना है।
तो यहाँ पे 2 पीस का कितना पड़ा, यहाँ पे आराम से शो कर रहा है। अगर 2 पीस का कास्ट निकालेंगे तो एक का पड़ेगा ये इस तरीके से। तो एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ आ जाती कभी कभी। तो यहाँ पे मैं 1 पीस का अब निकालना चाहता हूँ, तो 1 पीस का जैसे मैं फिलअप करके करेंगे तो 1 पीस का यहाँ बता देगा 14,360। तो देखा अनअसेंबल करने पर भी यहाँ पे जो आइटम जनरेटेड होते हैं उनका नहीं बता रहा, जो कंज्यूम हुए हैं उनका बता रहा है यहाँ पे। तो बाकी जो है आप अलग से लिख दें यहाँ पे, उसका रेट तो वो अलग से दिए जाते हैं, वो पार्ट्स जो पार्ट्स अलग से दिए जा रहे हैं या जो मटेरियल अलग से लगा रहे हैं उसको आप अलग से बता दें। तो विदाउट अगर आप करें तो उसका 14,460 था, वरना 18,560 का पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा मटेरियल लगेगा। रेट अपने हिसाब से डिफ़ाइन करना होगा आपको, जो भी बताना है। तो अनअसेंबल्ड आप समझ सकते हो, अनअसेंबल्ड करने से भी हम पर मटेरियल कास्ट निकाल सकते हैं। अगर हमने एक साथ बनाया हुआ है तो तभी हमें अनअसेंबल्ड करने की ज़रूरत होती है। इसको भी आप चाहें तो इसके एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अनअसेंबल्ड का, 4 काम हमने किए यहाँ पे। और अब 5वां काम करते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे पैरामीटर सेटिंग क्या होती है। पैरामीटराइज सेटिंग किसे कहते हैं। पैरामीटराइज सेटिंग वो सेटिंग होती है जैसे कि मान लिया हमारी कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो हम बहुत तरह के आइटम्स रखते हैं उसमें, तो हम उसका पैरामीटर सेट कर सकते हैं। मान लिया हमारी एक शूज़ की दुकान है, जूते की दुकान है हमारी, तो जूते या शूज़ जो हमारी दुकान में आते हैं वो कई मॉडल के आते हैं। अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं। तो कस्टमर जब आता है डिमांड करता है कि भाई हमें इसी नंबर का चाहिए, इसी कलर का चाहिए, इसी साइज़ का चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए। तो अगर हम पैरामीटर सेट कर लें बिजी में, तो जब हम कोई भी माल आइटम परचेज करेंगे तो वो एक तरह के अच्छे से सेट हो जाएगा। बाद में हमें सर्च करने में आसानी होगी। जैसे मुझे एक 6 नंबर का ही आइटम सर्च करना है, 6 नंबर में हमारे पास कौन कौन सी कंपनी के हैं तो हमें मिल जाएगा। इसी कलर में कौन कौन से वो मिल जाएगा हमें, और इसी ब्रांड में कौन कौन से हैं वो मिल जाएगा हमें। तो डिपेंड करता है कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी पे। तो एज एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो उसी एग्जांपल पे मैं करूँगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से पहले मैंने पहले ही बताया एग्जांपल मानना ज़रूरी है। एग्जांपल नहीं मानेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर सेटिंग करना चाहता हूँ कुल मिला के, और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई आइटम परचेज़ करूँ या सेल करूँ तो पैरामीटर आए, मुझसे पूछे कंप्यूटर की मैं ये जो आइटम ले रहा हूँ वो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स मुझे देने हैं, क्या क्या विशेषताएं मुझ में उसके साथ में सेट करनी है। अभी तक आपने पीछे अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा हम सीधे परचेज सेल करते हैं, आइटम का नाम बताते हैं, क्वांटिटी रेट बताते हैं, अमाउंट निकल आता है। लेकिन जब हम पैरामीटर सेट कर देंगे तो आइटम के नाम के साथ साथ उसके पैरामीटर भी पूछेगा, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे आइटम ज़्यादा अच्छे से सेव रहेगा। और सर्च कहाँ से करेंगे, जब सर्च में अच्छे से आ पाएगा। तो बेसिकली लोग यही तो चाहते हैं कि सर्च में अच्छे से आ जाए। जो आइटम हमने स्टॉक में रखे हुए हैं उनको जब हम सर्च करें तो वो उसी हिसाब से आ जाए ना। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है यहाँ पे। तो जैसे मैं परचेज़ करता हूँ रेड चीफ का शूज़, तो और मैंने पहला आइटम जो परचेज़ किया रेड चीफ का शूज़ है, साइज़ 6 है, कलर 10 में है ये, और ये 2400 रुपये का 1 पीस पड़ता है। और ये मॉडल नंबर जो है यहाँ पे RF 2009 है, और ये 2500 रुपये का मान लिया पड़ता है पर पीस। तो ऐसे मैं 3-4 आइटम मान लेता हूँ, फिर मैं उनका पैरामीटर बनाऊँगा बिजी में और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो परचेज़ किया रेड चिप का, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। मान लिया रेड चिप का 6 नंबर के साथ साथ मैंने 7 नंबर का साइज़ का ही परचेज़ किया। उसका मॉडल थोड़ा अलग कर लें, सेम मॉडल पे भी आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा अभी अलग अलग करते हैं। RF 2010 नाम से है, ये 2600 का पड़ा पर पीस। तीसरा भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसे चेंज कर लें। एग्जाम्पल को अच्छे समझ लेंगे तो बेहतर होगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो फिर जो हम अभी यहाँ पे सेटिंग करेंगे बिजी में जाके वो भी समझ में आने वाला है। तो अगला जो काम है यहाँ पे रेड चिप का मैंने 8 नंबर का लिया हुआ है यहाँ पे ब्राउन कलर में, ये RF 2009 है और 2500 पर पीस पड़ता है ये भी हमने किया। एक और आइटम हम यहाँ पे लगाएंगे ऐड करके, ये RF 2011 कर लेते हैं इसमें मॉडल नंबर चेंज करके, और इसको 2800 कर लेते हैं क्योंकि 2500 पहले से था तो थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब माना हुआ है, खाली एग्जांपल है। मान लीजिए एक और ब्रांड हमारे पास वुडलैंड का है, उसका भी मॉडल हम रखते हैं, उसको भी हम नोट करके दिखाएंगे। थोड़ा ब्रांड भी मैंने चेंज कर दिया है ताकि वैरायटी रहे और एग्जांपल जो अच्छा लगे समझने में। साइज़ 8 नंबर का है मान लिया, कलर ब्लैक में है, और क्या हो सकता है इसमें,
और इसका मॉडल नंबर जो है WL5634 है। इसके अलावा ये 3000 पर पीस पड़ता है मान लिया। तो ये चौथा आइटम हमारा होगा जो कि अभी हम यहाँ पे नोट करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवा भी मैंने मान लिया उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का है, वुडलैंड का ही। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। और ये हो गया। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। मान लिया ये 9 नंबर भी हम रखते हैं इसको, तो कलर चाहे वही रखते हैं यहाँ पे। मॉडल नंबर मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, WL5635 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बेहतर रहेगा। आइडेंटिफिकेशन करना भी इजी हो जाएगा। तो जब भी कोई आइटम बनाना है तो इसका कुछ मॉडल नंबर मान के चलें, या कोई ना कोई अच्छे से नाम रखना चाहिए, तभी वो अच्छे से बन पाएगा स्टॉक में और ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो ये 5 आइटम बन गए। ऐसे आप जितने आइटम ऐड कर सकते हो। तो अभी हमने 5 आइटम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। और चलिए अभी इसी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल माना है उसको यहाँ पे हम फिलअप करते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर्स पे, और उसके पहले यहाँ पे एक सेटिंग कर लेते हैं। मास्टर पे जाने से पहले एक सेटिंग कर लें। फीचर्स में चले जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ से इन्वेंट्री टैब पे क्लिक करना है आपको। यानी पैरामीटराइज सेटिंग करने से पहले, काम करने से पहले आपको इन्वेंट्री बनानी पड़ती है। इन्वेंट्री में जाएँ, यहाँ पे सेटिंग करना है तो इन्वेंट्री टैब पे क्लिक करने पर बहुत तरह की सेटिंग आ जाती है। जो काम की सेटिंग होती है उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिस्ट में देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा पैरामीटराइज डिटेल। तो पैरामीटराइज डिटेल को आपको यहाँ पे चेक करना है। चेक करने पर आपको आगे ऑप्शन देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेटिंग करते हैं तो ये हैंग हो जाता है। अगर हैंग हो जाए तो आप इसे कैंसिल करते हैं और दोबारा खोल लेंगे, क्योंकि कंपनी इसमें ऑलरेडी सेव होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे भी मैंने किया तो यहाँ पे इस तरह की एरर आ रही थी। तो अगर काम करें, एरर आता है तो राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर खोलें यहाँ पे टास्क बार पे जाके, और यहाँ से जो हैंग कर गया, जो फंसा हुआ, उसे सिलेक्ट करके एंड कर देना चाहिए। तो दोबारा खोल लेंगे, वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे। हमारा पहले सेव था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरलोड, बिजी में अक्सर ऐसा होता है कि हैंग कर जाता है ओवरलोड होने की वजह। दोबारा खोल लेते हैं। यहाँ पे कंपनी तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो हमें दोबारा फिर से पूरा काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जाके ओपन करते हैं। कंपनी का नाम हमें याद होगा, हम इसे ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं था, तो सीधे ओपन हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन लगा तो पासवर्ड याद रखेंगे। और दोबारा हम आते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स में, जहाँ से हम कर रहे थे। इन्वेंट्री में आएंगे दोबारा से, और यहाँ पे हम पैरामीटराइज डिटेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर पूछ रहा है। मैक्स पैरामीटर 3 दे सकते हैं, यानी आप किसी भी आइटम के साथ उसके 3 एट्रीब्यूट दे सकते हैं। 3 पैरामीटर मैक्सिमम लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लेता है। तो 3 मैं मैक्सिमम सेट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने पर यहाँ पे पैरामीटर 1 पूछ रहा है। पैरामीटर 1 मैं साइज़ सेट करना चाहता हूँ। मान लिया मैक्सिमम जो आप जो कैरेक्टर डाल सकते हैं 18 डाल सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे पहला साइज़ मैंने 6 नंबर सेट कर दिया। ऐड वैल्यूज़ कर देते हैं। ऐसे ऐड करते जाना है आपको, जो जो साइज़ आप रखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर भी मैं रखता हूँ, मान लिया 8 नंबर भी मैं रखता हूँ, और एक और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। और भी आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया पैरामीटर 1 सेट। उसके बाद दूसरा पैरामीटर का नाम बताना है आपको। कलर मान लिया हमें देना है। कलर में भी प्री डिफाइन कर दे तो बेहतर होगा। प्री डिफाइन नहीं करेंगे तो बाद में लिखना पड़ेगा। तो प्री डिफाइन में 10 पहला कर दिया कलर मैंने। दूसरा ब्राउन कर लेते हैं, और तीसरा हम कर लेते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कर लेते हैं। एक वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रूरत होगी तो ऐड करेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है तो बना के रख लेना होता है। बाद में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पैरामीटर 3 लगा देते हैं यहाँ पे। इसको मैं ब्रांड के नाम से बनाता हूँ। पैरामीटर 3 जो होगा वो ब्रांड होगा, और इसको मैं प्री डिफाइन कर लेता हूँ। ऐड वैल्यू करेंगे यहाँ पे। तो ब्रांड में मैंने यहाँ पे पहला एक्शन नाम से ऐड कर दिया है। ऐसी कंपनियों का नाम ऐड कर लें जो जो आप रखते हैं अपने शॉप में। दूसरा मैंने रेड चीफ का कर दिया है, इसके मैं ओके कर देता हूँ। और तीसरा मैं वुडलैंड का कर देता हूँ, ये भी ओके हो गया। ये हो गया मेरा, ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो देखें इस तरीके से पैरामीटर सेट होगा। रिवाइंड करके आप पीछे से बैक करके वीडियो को चला के देख सकते हो, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। अब ये सब होने के बाद आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। सभी आइटम का नाम ऐड करना होता है आइटम में जाके। जैसे मेरा पहला जो आइटम है वो रेड चिप का था, तो जो जो आइटम आपने वहाँ माने उनको ऐड करें। जब आप आइटम ऐड करेंगे तो पैरामीटर नहीं पूछेगा। पैरामीटर तभी पूछेगा जब आपने जो है जब आप परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे तो, ठीक है।
तो आइटम के नाम वैसे ही नॉर्मली ऐड करने हैं आपको, और कोई ऑप्शन होगा तो उसे नो कर देना है। ये हो गया पहला आइटम मेरा RF 2009 का। दूसरा आइटम मुझे लगाना है रेड चिप का, ये भी है तो उसको भी नोट कर लें आइटम में जाके। तो दूसरा आइटम जो मेरा है वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। ऐसे सभी आइटम को बनाने होंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिना नोट के काम नहीं होने वाला है। तो तीसरा भी आइटम वही है RF 2011। तो चलें इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो इसको भी हम नोट कर ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से नाम डालना है, नाम गलत ना हो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम जो होता है अच्छा हो जाता है। ऐड करने के बाद इसको भी सेव कर लेंगे। 3 आइटम ऐड कर लिए, 2 और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। चौथा है हमारा वुडलैंड का WL 5634। क्या भी हम वुडलैंड नाम लिख देंगे, WL 5634 डाल देंगे। तो इस तरीके से ये भी ऐड हो गया। इस तरीके से अब लास्ट करते हैं यहाँ पे अगला वाला WL 5635 है, इसको भी ऐड कर देते हैं। जब भी कोई काम करें एग्जांपल लेके चलना होता है। जैसे एग्जांपल है तो भरने में पता भी रहता है, वरना आदमी उल्टे सीधा क्या भर रहा है उसे पता नहीं खुद ही, तो उसको दिक्कत हो जाती है। सभी हो गए, स्किप कर दें। स्किप करने के बाद चलें ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन करते हैं पैरामीटर मिलेंगे। परचेज़ करते हैं, पहले ऐड करते हैं। परचेज़ में सीरीज़ में रखेंगे, डेट आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको करना है एक ही रहने देते हैं। और वाउचर नंबर वगैरह आप डालना चाहें डाल दें, जो भी डालना हो आपको। वाउचर नंबर 1 कर देते हैं। पार्टी का नाम पहले से बना होगा, तो अगर कुछ नहीं है तो बिजी इन्फोटेक ले लें, आप बना लें। F3 दबा के नई पार्टी बना सकते हैं। मैंने स्टोर में करते हैं अभी यहाँ पे। नरेशन अभी नहीं डालना है, आइटम का नाम बताना। तो चलिए पहला आइटम परचेज़ करना सीखते हैं। तो पहला आइटम जो था उसको देख लें। पहला आइटम था वही RF 2009 का रेड चिप का, तो उसको लिस्ट में सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा भी लिख देंगे 1-2 लीटर, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखें यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। देखिए अभी पैरामीटर अपने आप आ जाएगा। क्वांटिटी हमें लगाना है। जैसे हम क्वांटिटी लगाएंगे और पीसेस पे आएंगे तो अपने आप एक नई विंडो दिखेगी। पैरामीटराइज डिटेल आप किया जाती है। यहाँ पे आपको तीनों पैरामीटर जो आपने सेट किए थे यहाँ पे शो करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे रेड चिप का जो आप शूज़ परचेस करें उसका साइज़ क्या है। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, तो एग्जांपल में आप देख लें। एग्जांपल में अगर देखें तो साइज़ 6 है, कलर 10 है। ब्रांड तो आप देख ही रहे हैं, तो साइज़ 6 लगा देना है आपको, कलर लगा देना है, और ब्रांड जो भी है वो लगा देना है आपको। 5 पीसेज हैं, आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 5 ही पीसेज रहने देते हैं। ओके कर दें। वो करने के बाद यहाँ पे रेट आप डाल देंगे, बस हो गया पैरामीटर सेट आपका। तो इस तरीके से जब भी कोई आइटम परचेज़ करेंगे तो पैरामीटर पूछ लिया करेगा, एट्रीब्यूट जो होते हैं उसके पूछ लिया करेगा। तो बाद में आपको ढूंढने में और जो स्टॉक को सर्च करने में इजी हो जाता है। तो ये आ गया आपका। ऐसे में और 1-2 बार सभी का मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार में नहीं आया तो दोबारा फिर ट्राई कर सकते हैं। आइटम को सिलेक्ट करना है लिस्ट में से। आइटम बना ही है तो आ ही जाएगा, नहीं बना है तो आप 3 दबा के बना लेना। देखिए इसका ही पैरामीटर आ गया। ये 7 नंबर का था, 7 नंबर लगा देते हैं। इसका भी कलर 10 ही है, तो 10 कलर रखते हैं यहाँ पे। और ब्रांड जो है इसका भी वही है, तो इसको भी वही रखते हैं। हो गया, यहाँ पे ओके कर दिया। अगला आइटम भी लगा सकते हैं ऐसे ही हम। अगला आइटम हमारा जो है वो RF 2011 वाला है, रेड चिप का ही है, कलर ब्राउन है, साइज़ 8 है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट में ऑलरेडी नाम शो करेगा, आप थोड़ा सा भी लिखेंगे तो। पीछे सबके मैं 5 ही ले रहा हूँ, आप थोड़ा घटा सकते हैं। खाली 8 नंबर है, कलर जो है ब्राउन है तो ब्राउन कलर ले लें। एट्रीब्यूट अगर आपने नहीं बनाया है तो नहीं शो करेगा, तो पहले से बना के आना। अगर यहाँ नहीं शो कर रहा है तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं किया, सही से करेंगे तो आ जाना चाहिए ये, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, इसमें कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं है। चौथा है वुडलैंड का, जो हमें एंट्री करनी थी यहाँ पे WL 5634 है, 3000 का है, साइज़ 8 है, ब्लैक में है। ये देखें यहाँ पे लिस्ट में नाम आ रहा है। पीछे यहाँ पे 5 ही रखते हैं, इसका भी आप बढ़ा घटा सकते हो। और इसका 8 है, कलर ब्लैक है, ब्लैक लगा दें, पहले से बना होगा। ब्रांड वुडलैंड आपको खुद ही आ जाएगा, पीसेस वही रहेगा। 4 और रेट डाल देना है। इसका रेट 3000 रुपीज़ है, ये 15000 रुपीज़ का हो जाएगा। 5वां लास्ट है यहाँ पे WL 35 है,
और इसका भी मैं एट्रीब्यूट सेट कर दूंगा पैरामीटर, और इसका 9 नंबर है, ब्लैक में है, तो इसको भी सेट कर दें, साइज़ 9 नंबर लगा देना आपको। अपने आप शो करेगा सभी ऑप्शंस अगर आपने सही से किए हैं। तो अगर नहीं आ रहे हैं ऑप्शन तो चेक करें, बैक करें, जाकर देखें सेटिंग में, फिर से वीडियो को प्ले करें और देखें कि मैंने क्या बताया है, तभी आएगा इसमें। तो इस तरीके से हो रहा है। रेट इसका भी सेम ही है, तो 15,000 ये भी आ रहा है। टोटल बता रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 69,500 रुपीज़ का। ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री कर ली पैरामीटर के साथ में। अगर कभी हमें चेक करना हो, किसी आइटम को सर्च करना हो कि पैरामीटर के हिसाब से ढूंढना है, मान लो कि कस्टमर आ गया, उसने कहा कि हमें यही मॉडल चाहिए, यही साइज़ चाहिए, यही कलर चाहिए, तो मिल जाएगा। इस तरह को यहाँ पर जाना है पैरामीटर वाइज डिटेल में। यहाँ पर जाने के बाद आपको 1MC पे भी कर सकते हैं, 1 आइटम पे भी कर सकते हैं, और ग्रुप ऑफ आइटम पे भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, कई तरीके से हैं। तो अब यहाँ पे हम कोई भी 1 आइटम पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आइटम में आपको आइटम का बताना पड़ेगा, मान लो कौन से मॉडल में ढूंढ रहा है। मान लो रेड चिप का चाहिए, रेड चिप का मान लिया, अरे 2009 का मॉडल चाहिए, मतलब सेंटर बता दें, मैंने स्टोर में रखा था। और यहाँ पे शो वैल्यू और पैरामीटर, तो इसको जरूर यस कर देना है आपको, ओके कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ में आ रहा है ऊपर। टोटल क्वांटिटी हमारे पास ये 5 है। टोटल रेट इसका इतना पड़ेगा। 6 की साइज़ में हमारे पास 10 में रेड चिप में 5 पीसेस हैं, एक का रेट 2500 है। इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू निकाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स हमारे सामने आ रही है। तो इस तरीके से पैरामीटर वाइज बन भी जाता है यहाँ पे, और सभी आइटम की हम डिटेल यहाँ पे निकाल पाते हैं, और अलग अलग ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सभी का निकल आया है, सबका दिखा रहा है पैरामीटर, कौन कौन से हैं, कौन कौन सा मॉडल हमारे पास किस नंबर में है, किस कलर में है, किस ब्रांड का है, वो सब हमारे पास आ जा रहा है। तो पैरामीटर बनाने से अच्छा खासा ये मैनेज हो जाता है, और सर्चिंग भी काफ़ी ईजी हो रही है हमारी। हम समझ पा रहे हैं कि हमें क्या आइटम की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। ज़रूरत हमारी क्या है वो हम निकाल पा रहे हैं, डिपेंड करता है, डिफ़ाइन कर पा रहे हैं हम आसानी से। ये हो गया हमारा। अब अगला वर्क करते हैं हम। यहाँ पे आपको आइटम की इमेज लगाना बता देते हैं। मान लिया हमें कोई आइटम की इमेज लगानी है, जैसे हम कोई अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट से कोई आइटम मंगाते हैं, तो हम देखते हैं आइटम की इमेज होती है उसके साथ। इमेज से समझ में आता है कि आइटम क्या है, खाली नाम से कभी कभी डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता। तो जब भी कोई आइटम बनाए तो उसके साथ इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन इमेज लगाना चाहते हैं बिजी में तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इमेज लगाने के लिए आपको पहले से इमेज का इंतज़ाम कर लें, जो आइटम है उसकी इमेज ले लें, उसको इमेज के लिए कॉपी करके फिर सिस्टम में रख लें। जो पर्टिकुलर आइटम है उसकी इमेज होनी चाहिए। तो कैसे कैसे इमेज सेट करेंगे सारा तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले सेटिंग करनी है, सेटिंग कहाँ से होगी वो भी देखें, तभी आप आइटम की इमेज लगा पाएंगे। और इमेज कैसे लगाते हैं, ऐसे नहीं है कि बस सीधे गया और इमेज सेट कर दिया आ गया। बिजी में इमेज ऑप्शन लगाने का तो दिया होता है, लेकिन सेट करना पड़ता है। चलिए इसको लगाना सीखते हैं। यहाँ पे बिजी खोलते हैं दोबारा से, ये काम पुराना वाला हो चुका है, स्केप कर देते हैं यहाँ से। स्केप करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में फीचर्स ऑप्शन पे चले जाएं। फीचर ऑप्शन पे आने के बाद आपको इन्वेंटरी टैब में दोबारा जाना है। यहाँ पर आप ढूंढिए कौन सा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे लिखा होगा मेंटेन इमेजेस नोट्स विथ मास्टर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो मेंटेन इमेज वाले ऑप्शन पे जाके मेंटेन इमेज विथ ऑल आइटम मास्टर, विथ आइटम मास्टर ये चेक कर देना आपको, और विथ इन्वेंट्री वाउचर ये भी चेक कर देना आपको। तो ये दोनों ऑप्शन आपको टिक कर देने हैं। टिक करते ही यहाँ से पूछता है लोकेशन, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आपने इमेज कहाँ रखी है आइटम की। तो आपको एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर बनाना होता है, यानी अगर आप इसी में आइटम की इमेज लगाना चाहते हैं तो आप पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखें। यहाँ से फ़ोल्डर बनाने का ऑप्शन देता नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे ये ऑप्शन हटा देता हूँ। चलिए पूरी तैयारी करके आना है, ऐसे नहीं आना है आपको। तो फोल्डर कहाँ पर बनाए, फ़ोल्डर आप डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे सही नहीं रहेगा। तो जहाँ पे बिजी का मेन फोल्डर है उसी में एक फ़ोल्डर बना लें तो बेहतर है, इससे आपका डाटा एक जगह रहेगा। तो बिजी विन में जाना है आपको, सी में, और यहाँ पे इमेज नाम का एक फ़ोल्डर मैंने पहले से बनाया, तो मैं इसे डिलीट करके नया बना लेता हूँ। तो आप एक नया फ़ोल्डर बना लें, कहीं राइट क्लिक करें, न्यू ऑप्शन आएगा और नया फ़ोल्डर बन जाएगा। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसका नाम टाइप कर देना है। मान लिया मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ आइटम इमेजेस। तो ये न्यू फोल्डर हमारा सेट हो गया। अब हमें इस न्यू फोल्डर को सेट करना है जाके बिजी में।
यानी इसी का पाथ हमें सेट करना होता है। यानी बिजी हमेशा जब भी उसे कोई आइटम की इमेज ढूंढनी होगी, सर्च करनी होगी, तो इसी फोल्डर में देखेगा। अब आपको दोबारा यहीं पे आना, टिक करना है, यहाँ पे भी किया था, कॉन्फ़िगर करना है, दोबारा दोनों ऑप्शन टिक कर देना है, नीचे के भी ये दोनों ऑप्शन टिक कर देने हैं। यहाँ पे टिक करेंगे। अब आपके पास पहले से फोल्डर बना है, तो फोल्डर हमने सी में बना रखा है, लोकल डिस्क सी में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद बिजी बिन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इमेज आइटम में जाएंगे। आइटम इमेज में यहाँ से सिलेक्ट करके पाथ इसका हम सेट करेंगे, सेव कर देंगे इसको। तो इस तरीके से इमेज का जो है सेट हो जाता है। यानी हमने बिजी को बता दिया कि हमारी जो इमेज आएगी वो यहीं पर रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर लें थोड़ा। रिफ़्रेश करने के बाद अब हमें यहाँ पे जाके उस फोल्डर में इमेज भी तो रखनी होगी। तो इमेज हमारे पास कुछ पहले से पड़ी होगी। ऐसे मैं यहाँ पे एग्जांपल मान लेता हूँ। मान लो हमारे पास कोई भी इमेज हो, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मान लूँगा। तो हम उसको यहाँ पे उस फोल्डर में जो हमने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर इमेज को सेट करेंगे। इमेज अगर आपके पास ना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, ढूंढ लें, कैमरे से इमेज ले लें। तो कोई इमेज मेरे पास पहले से पड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मैं उसी को यहाँ पे आपको सेट करके दें। यानी एज एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि सेम इमेज हो। तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे पड़ी हैं, तो मैं कुछ सैम्पल के लिए यहाँ पे इनको कॉपी कर लेता हूँ, तो 3 इमेजेस को। तो मान लीजिए मुझे ये इमेज चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। एक साथ कई इमेजेस सेलेक्ट करने हैं, तो आप आइटम का चेक बॉक्स भी चेक कर सकते हैं अगर हो तो, या अगर आप चाहें तो माउस से एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बटन दबा के भी आप अगर क्लिक करेंगे किसी भी इमेज पे तो वो सिलेक्ट होती जाएगी। तो जो जो इमेज चाहिए आपको, एक इमेज भी ले सकते हैं, मल्टीपल इमेज भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 इमेज या 4-5 इमेज ले लेता हूँ। इमेज को कॉपी कर लें और उसी फोल्डर में लेके जाएँ जहाँ पे आपने बना रखा आइटम इमेज वाला फोल्डर बिजी में, उसको खोल के उसमें पेस्ट कर दें। पेस्ट करने पर जो इमेजेस आपने सेलेक्ट किए थे वो आ जाएंगी। अगर नहीं दिखती तो यहाँ पर नीचे साइड में डिस्प्ले आइटम कर देंगे, तो यहाँ पे बड़ा सा दिखने लगेगा। छोटा समझ नहीं आता तो रिनेम कर लें। हर एक इमेज का एक नाम होना चाहिए। ध्यान दें, इमेज का नाम ज़रूरी है रखना। जो आइटम का नाम आप रखेंगे उसी से मैच होनी चाहिए इमेज का भी नाम, क्योंकि बिजी जब सर्च करेगा इस फोल्डर में तो वो देखेगा कि आपने क्या आइटम का नाम लिखा है, और जो आइटम का नाम से इमेज मैच करेगी वो अपने आप ऐड कर लेते हैं। यानी बिजी में आपको बार बार बताना नहीं है, आप बस आइटम का नाम और इमेज का नाम सेम रखें तो ऑटोमेटिकली इमेज कॉपी हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैंने सभी का नाम जब सेट करें तो एक साथ ना करें, सिंगल कर लें, क्योंकि विंडोज़ में सिंगल करना है। अगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐप्स आती हैं जिससे आप मल्टीपल नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं सिंगल कर रहे हैं। तो इमेज कभी कभी बहुत बड़ी होती है तो दिखने में, तो इमेज पे राइट क्लिक करके एडिट करके रिसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से रिसाइज़ का मतलब इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो मैं यहाँ पे 400 पिक्सल कर देता हूँ, जैसे इमेज छोटी हो जाएगी। इमेज बहुत बड़ी रहेगी तो जब अभी हम वहाँ पे आइटम में लगाएंगे तो बहुत हैवी दिखेगी, तो इसे मैं यहाँ पे कुछ छोटा कर लेता हूँ। सेव कर लें बस इसको। ऐसे सभी इमेज पर राइट क्लिक करके एडिट करते जाना है और उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, छोटा कर लेना है। और इसको मैं 400 कर लेता हूँ। यहाँ पे आप बढ़ा घटा भी सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अभी यहाँ पे हम कितना कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर रहे हैं, आइटम के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ी हैवी इमेजेस रहती हैं तो इनको छोटा कर लें। लोडिंग में थोड़ा सा लंबी दिखेगी तो आपको समझ नहीं आएगा उतना। तो जब भी कोई इमेज का साइज़ चेंज करें, साइज़ करके सेव करते जाना उसको, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होता है। लास्ट वाली भी है, लास्ट वाली को मैं बहुत छोटा नहीं करना चाहता, थोड़ा सा बड़ा भी करके देखेंगे। देखें ये काफ़ी हैवी इमेज है, पूरी दिख भी नहीं स्क्रीन पे। यहाँ से इसका पिक्सल मैं कुछ नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ पे। तो मान लिया मैं इसका 1200 कर देता हूँ नॉर्मली, तो इतना भी चलेगा। 1200 में वो 400 1200 में तो बड़ी इमेज है। तो इस तरीके से सभी इमेजेस का नाम आपको सेट करके बिजी में वापस आ जाना है। बिजी में आने के बाद आपको मास्टर्स पे जाना है। मास्टर पे जाने के बाद आइटम ऐड करना है आपको। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे हम आइटम का, देखिए हमने 4 आइटम बनाए थे, आइटम 1 2 3 4। तो चारों आइटम के नाम में से कोई भी आइटम का नाम चलिए लिखते हैं यहाँ पे। मान लिया मैंने आइटम 1 लिखा है यहाँ पे। जैसे हम लिखे इंटर करेंगे, देखिए छोटी सी नीचे इमेज यहाँ पे आ रही है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। मान लिया किसी को इमेज भी चेक करना है तो वहाँ पे क्लिक करके इसे क्लिक करेगा तो इमेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हम वहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो जो भी नाम आप लिखोगे वो इमेज से मैच करेगा, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा इमेज को। इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं बड़ा करके। तीसरी इमेज के भी नाम हम टाइप करेंगे, तीसरी चौथी करेंगे, चौथी वाली थोड़ी बड़ी थी तो बड़ी इमेज का भी नाम यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से सभी इमेजेस के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे लिखे तो आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके यहाँ पे, या अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा से आप देखो, बैक करके पूरा कायदे समझो तब करो। डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। मान लिया मैं इसको सेव कर लेता हूँ, परचेज सेल में भी देखना चाहूँगा तो इसको सेव कर लेता हूँ। मान लिया आइटम 1 नाम से मैंने एक आइटम बना लिया और कुछ नहीं करना है अभी। ये पैरामीटर पूछ रहा है तो पैरामीटर मुझे भी नहीं डालना है।
चलिए डाल देते हैं कुछ ना कुछ पैरामीटर, तो सेट किया तो डालना ही पड़ेगा आइटम का। तो मान लिया शूज़ का ही है, यहाँ पे साइज़ यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। पहले से मैंने पुराने वाले में बनाया था, तो अगर आपको पैरामीटर काम नहीं होता तो पैरामीटर आप हटा सकते हो। और यहाँ पे हमने लगा दिया है, लेकिन पहले से पैरामीटर लगा था तो पूछेगा ज़रूर। इसको सेव कर लेते हैं। तो एक आइटम हमने यहाँ पे बना लिया, इसको चलिए अब परचेज़ में देखते हैं यहाँ पे। तो परचेज़ में यानी एक बार आइटम लगा देंगे तो जब आप परचेज़ सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा उस इमेज को। तो मान लिया मैंने 1 तारीख को परचेज़ किया, वाउचर नंबर 2 पे, पार्टी का नाम बिजी इन 40 की रखते हैं यहाँ पे। आइटम 1 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में। जैसे आइटम 1 सिलेक्ट करेंगे, जगह नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ रही है। तो बिजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इमेजेस को ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है, ले लेता है, जहाँ से भी होता है वहाँ से उठा लेता है। बस खाली आपको करेक्ट पाथ फोल्डर का सेट करके रखना होता है। अगर आपने फोल्डर का पाथ करेक्ट नहीं लगाया है तो आइटम को पिकअप करने में उसको दिक्कत हो सकती है, लेने में दिक्कत होगी, सेलेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, यूज़ में लाते रहना है। तो ये वाला हो गया एग्जांपल। मैंने आपको बता दिया कि अगर बिजी में हम कोई आइटम बनाते हैं तो वो कैसे उसमें हम इमेज सेट करें। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता, इमेज नहीं लगाना, तब इसको अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके दोबारा वहीं पे जाके सेव कर लें। अगर यहाँ पे अनचेक रहा तो इमेज नहीं पूछेगा, इमेज वाला ऑप्शन देगा ही नहीं आपको। देखिए मैं फिर से चलता हूँ मास्टर्स पे, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे आप जाके देखें मॉडिफाई में ही आप चाहें तो चेक कर लें। मान लिया आइटम 1 पे हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे इमेज दिखाएगा। देखिए अब यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। यहाँ पे हम क्लिक भी करें, कह रहा है दिस ऑप्शन इज़ डिसेबल्ड इन फीचर्स। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या पूछ रहा है तो यस करेंगे, शॉर्टकट आपको वहीं पहुँचा देगा। तो आप दोबारा टिक कर देंगे ये सभी ऑप्शन। बात पहले से ही सेट है तो आपको दोबारा करना नहीं है। वो एक बार पाथ सेट रहता है तो भले ही आप हटा देते तो डिसेबल हो जाता है, लेकिन पाथ आपका ऑलरेडी सेट रहता है। तो इस तरीके से हो जाता है ये। तो आइटम लगा के कैसे देखें मैंने आपको बताया, कैसे हटाएं ये भी बता दिया आपको। आइटम को की इमेजेस रहेंगी तो आइटम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में भी समझने वाले को आसानी होगी। अब चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे वर्क 7 करते हैं। जीएसटी कैसे निकालते हैं इसमें, ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर हमें जीएसटी निकालना होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, बिजी में जीएसटी कैसे निकालते हैं। टेली के मुकाबले में बिजी में जीएसटी निकालना बहुत ही आसान होता है। एक एग्जांपल मेरे पास है, आप देख सकते हैं 1/7/2020 को मैंने परचेज़ किया है मोहन नाम के लोकल डीलर से, जिसका जीएसटी नंबर यहाँ लिखा हुआ है। कुछ आइटम मैंने मोहन से सैमसंग गैलेक्सी के S6 5 पीसेस 12,000 पर पीस में परचेज़ किए हैं। मैंने सैमसंग गैलेक्सी के S7 यहाँ पे 15,000 पर पीस परचेज़ किया। और कैलकुलेट करना है मुझे, टोटल निकालना है सभी का विद जीएसटी 18%, यानी टैक्स भी देना है। तो लोकल जीएसटी किसे कहते हैं, जब दोनों डीलर से एक ही स्टेट के होते हैं उसे लोकल जीएसटी कहते हैं यहाँ पे बिजी में। और लोकल जीएसटी में दो जीएसटी साथ में लगते हैं, यानी जितना भी टोटल उसका आधा आधा हो जाता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। चलिए बिजी में हम आ जाते हैं यहाँ पे। कंपनी हमारी अगर ऑलरेडी बनी है तो ठीक है, वरना हम कंपनी नई बना लेंगे, नई कंपनी बना लेते हैं बिजी में। अब की बार पिछली बार जब हमने कंपनी बनाई तो उसमें जीएसटी हमने नो कर दिया था। जब हमें जीएसटी पे काम करना होता है हम जीएसटी यस करते हैं। बाद में भी जीएसटी आप सेटिंग में जाके यस कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन कंपनी बनाते समय सेट कर लें अच्छा रहेगा। बाकी सभी ऑप्शंस वही रहेंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश वाला ही यहाँ पे लगा रहा हूँ, और जो डीलर जिसके साथ मेरा डील हो रहा है वो भी उत्तर प्रदेश का ही है, मैंने मान लिया। एड्रेस वगैरह वैसे ही आप डालेंगे जैसे आप पहले डालते थे। और यहाँ पे जीएसटी आप यस कर दें। जीएसटी नंबर भी यहाँ से पूछेगा, यहाँ से भी डाल सकते हैं, नीचे से आप देख सकते हैं। जीएसटी वैट आप दोनों सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जीएसटी रहने देते हैं हम यहाँ पे। बाद में हम जीएसटी नंबर भी, यहाँ से भी मैं जीएसटी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, बाद में डाल के सेट कर लेंगे। कंपनी बना लें, कंपनी बनाने में थोड़ा देर तो लगाएगा ही, और थोड़ी देर आपको वेट करना है जब तक कंपनी लोड नहीं करती है। तो याद रखें, अगर बिजी में आपको जीएसटी निकालना है तो आपको पहले कंपनी बनाते समय भी जीएसटी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जीएसटी 2 तरीके से लगाया जाता है यहाँ पे। अगर लोकल है तो मतलब अगर दोनों डीलर सेम ही स्टेट के हैं तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, स्टेट जीएसटी कहलाता है, और सेंट्रल जीएसटी कहलाता है। अगर डीलर अलग अलग स्टेट के हैं तो आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं आईजीएसटी नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि एसजीएसटी सीजीएसटी लगाऊंगा। तो इसी में अगर हम लोकल जीएसटी लगाएंगे तो उसे एलजीएसटी नाम से मिलेगा। कहाँ मिलेगा अभी हम परचेज और सेल करेंगे तो देखेंगे, उसकी रिपोर्ट भी हम निकालना सीखेंगे। तो सभी काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो रही है। कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ओके कंग्रेचुलेशन यहाँ पे आ रहा है, कंपनी बन गई। ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ पे भी नो कर देता हूँ ताकि बार बार हमें पासवर्ड ना लगाना पड़े, समय की हमारी बचत हो जाए।
और कंपनी बनने के बाद चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमें जीएसटी मान लिया दोबारा कभी इनेबल करना है या हटाना है तो कहाँ से करें। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएं, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फीचर ऑप्शन में आप जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जीएसटी वेट ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे ऊपर आप देखें तो इनेबल जीएसटी वेट रिपोर्टिंग लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन को अगर आप अनटिक करके सेव कर लेंगे तो जीएसटी डिसेबल हो जाएगा अंदर से ही। तो जीएसटी अभी लगा रहने देना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस एग्ज़ाम्पल को भी आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो इसी को मैं आप यहाँ पे करूँगा। अब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको कि कैसे 18% जीएसटी निकालें इस पर। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक काम और कर लेते हैं जो कि रह गया था। फीचर्स में मैंने अपना जीएसटी नंबर नहीं डाला है, तो जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। यानी आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। एक डेमो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं हो तो आप यही डाल देंगे यहाँ पे 09 AAA 5 बार 1234 A1 और Z4 यहाँ पर डाल दिया। ये मेरा खुद का जीएसटी नंबर होगा। और इस तरीके से आप जीएसटी नंबर डाल के सेटअप कर लेंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको जाना है यहाँ पे मास्टर्स पे, अमाउंट पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आइटम के अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आपको उसका नाम डालना है डीलर का जिससे हमारा लेन देन होता है। सिंडिकेटर होता है, मोहन से लेन देन हुआ है। यहाँ पर आने के बाद रजिस्टर्ड यूज़र में लगाना है आपको जीएसटी नंबर मोहन का डाल देना है। मोहन का जीएसटी नंबर वहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपने देखा, वही हमें टाइप कर देना है। तो इसका लास्ट नंबर मैं थोड़ा सा डिफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डालेंगे Z7 था तो यहाँ पे कहता है इनवैलिड जीएसटी, तो आप इसको यस कर देना। नहीं तो ये वेरिफिकेशन करना चाहता है जीएसटी नंबर का, तो इंटरनेट आपको नहीं है तो भी आप कर लें, लेकिन यस कर देना। इस तरीके से मोहन नाम का अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद अब आपको आना है यहाँ पे, और अब आपको आइटम्स भी बना लेने हैं। आइटम भी बना लेंगे। आइटम में जाके 2 आइटम हम ऐड करेंगे जीएसटी के लिए। आइटम बनाने के लिए हमें यहाँ पे जाना है। मान लीजिए पहला आइटम मेरा सैमसंग गैलेक्सी S6 का था मॉडल नंबर, तो मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S6 मॉडल नंबर यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो जो भी आइटम नंबर आप डालना चाहते हैं, जो भी मॉडल नंबर है वो डाल के आप बना लें। यहाँ पे पीसेज में होगा तो पीसेज में मैं कर लेता हूँ इसको भी। बाकी सब वही रखें, सभी ऑप्शन नो रखें। अभी मैं कोई रेट नहीं सेट कर रहा हूँ। कुछ पूछता है तो यस कर दें, इग्नोर कर दें। अभी सिंपल तरीके से पहले करें और डिटेल्स आपको आगे एग्जाम्पल में बताई जाएगी। इसके बाद एक और आइटम था, एक और मॉडल था मेरा सैमसंग गैलेक्सी का, और जो था वो S8 था मेरा मॉडल, तो मैं यहाँ पे S7 था वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। बाकी डिटेल वही रहेगी, आपकी यस कर देना। जो डिटेल्स भरी है वो भर लेना। आइटम बना लिया हमने। आइटम बनाने के बाद चलिए अब चलते हैं ट्रांजेक्शन्स में, और हम आपको दिखाते हैं कैसे जीएसटी निकालते हैं। पहले परचेज़ का जीएसटी निकालेंगे, फिर सेल्स का, फिर निकालेंगे कि हमारा कितना दोनों का एडजस्ट होकर आता है। मेन सीरीज़ लगाना है। मान लीजिए 1 तारीख को ही हमारा बिजनेस हुआ है, मैंने 1 तारीख यहाँ पे लगा दिया। वाउचर नंबर आप यहाँ पे डाल दें, और यहाँ पे L लिखना है आपको, L दबाना है। जैसे L दबाएंगे यहाँ पे सभी जीएसटी के रेट ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं, आ जाएंगे। 18% है तो LGST 18% लगा देंगे। उसके बाद आपको पार्टी का नाम मोहन मिल जाएगा। यहाँ पे यस कर देना है, कंफर्म करने के लिए कहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मटेरियल सेंटर मेन स्टोर लगाना है। यहाँ पे ITC बोलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं इसको, ITC को। तो इसमें आपको इनपुट गुड सर्विस लगाना है। आइटम को सिलेक्ट करना है, 5 पीसेस है। रेट आपको डालना है जो कि एग्जाम्पल में माना है। मान लो एक आइटम जो मेरा है ये 12,000 का है, तो ये हो गया 60,000 रुपये का। दूसरा वाला आइटम मेरा जो है वो है 15,000 का, तो ये 75,000 का मेरा हो गया। तो ये दोनों आइटम मेरे आ गए। आपको आना है नीचे बिल सेंट्री के टेबल में। यहाँ पे आकर आपको SGST टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे देखिए टैक्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी 1,36,000 के आइटम पे मुझे 12,150 रुपये टैक्स देना होगा पर, और दोनों का 12,150 यानी SGST CGST दोनों निकल जाएगा। कभी कभी आइटम के रेट जब निकालते हैं तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करके जैसे मैं चाहता हूँ कि 300 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहा है उन ना ले, 150 ना, 300 रुपये राउंड ऑफ कर देंगे, माइनस तो कट जाएगा, राउंड ऑफ प्लस करेंगे तो एक्स्ट्रा उसमें बढ़ जाएगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरा कर ले तो 1,60,000 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ठीक लगे तो इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से परचेज GST हमने निकाल लिया आसानी से। परचेज़ का GST निकालने के बाद आप डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको GST रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप GST समरी में देख सकते हैं। GST समरी में चले जाएंगे। GST समरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको दिखेगा। सभी ऑप्शन जैसे रहने देंगे, सभी ऑप्शन यस भी कर सकते हैं, ओके करें। ओके करने के बाद GST की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सही डिटेल दिखा रहा है। IGST तो अभी हमने कुछ निकाला नहीं है। SGST जो है हमारा 12,150 हमें पेमेंट करना है इसमें का, और SGST हमारा 12,150 है।
इस तरीके से दिखाता है आपका। तो ये रिपोर्ट में आप देख पाएंगे, यहाँ पे सभी रिपोर्ट्स रहती हैं। 1 लाख ऊपर देख सकते हैं सबसे पहली विंडो पे इनपुट जीएसटी में 1,35,000 पे अगर आप देखें तो निकला हुआ था। और चलिए ट्रांजेक्शन में दोबारा जाते हैं, हम सेल्स करेंगे। सेल्स में भी हम ऐड करते हैं। परचेज़ का तो हमने निकाल लिया, फिर हम सेल भी करेंगे और सेल करने के बाद दोनों का जो एडजस्ट होकर आएगा, यानी सेल करते समय परचेज़ करते समय जो जीएसटी निकला था और सेल करते समय जो जीएसटी निकला था, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो फाइनल जीएसटी होता है। तो मैं सेल मान लो कर रहा हूँ यहाँ पे बिजी इन्फोटेक वाले को। यहाँ पे आपको लगा देना है, आइटम वैसे ही बता देना है आपको। तो यहाँ पे आपको कर देना है बिल्कुल वैसे ही। मान लिया 5 पीसेज मैंने परचेज़ किए थे, 2 पीसेज मैं सेल कर रहा हूँ। तो 2 पीसेज मेरा 13,000 रुपये का, एक पड़ा तो 26,000 का पड़ जाएगा। S7 वाला भी है 2 पीसेज 13,000 रुपये का मैं कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा 32,000 का पड़ जाएगा। तो ये दोनों के हो गए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बिल सेंट्री आएंगे। देखिए यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि मेरा आप GST या GST पे दूसरा कर रहे हैं। अगर इस तरह की एरर आती है तो आप चेक कर लें, कहीं ना कहीं गलत फिलिंग हो गई होगी। तो ऊपर देखें यहाँ पे अगर आके तो यहाँ पे गलती से मुझसे IGST टैप हो गया, तो LGST करना है। पहले पुराना मिटा दें, अगर गलती से हो गया तो आपको LGST दोनों में लगाना है। सेल परचेज दोनों लोकल डीलर से हो रहा है मेरा, मान लिया, तो LGST लगा देना है। तो तभी आपका आएगा। ठीक है, यहाँ LGST लगाया तो 18%, अब सही है। अब इसको पुराना वाला हटा के वो करना है, पहले वाली रो हटा दीजिए। राइट क्लिक करेंगे, रो आपकी डिलीट हो जाएगी, जैसे कि पीछे हमने किया था। डिलीट रो कर देंगे। गलती से कभी हो जाए तो यहाँ पे गलती से फिलअप हो गया था, फिर से सिलेक्ट कर लें। उसी में ना करें, नहीं तो बार बार एरर देगा, वो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5,220 रुपया निकला हुआ है 9% पे। इसको सेव कर लें, यस कर लें। कोई वार्निंग अभी इग्नोर कर दें, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी असल में हमने बिजी इन्फोटेक वाला जो बनाया था उसका हमने स्टेट सेट नहीं किया था, तो इसीलिए वो कह रहा है कि बिजी वाले का इन्फोटेक तो बताएं, बिजी इन्फोटेक वाले का स्टेट। तो इसके लिए हमें फिर वही काम करना है कि पहले से स्टेट सेट करके रखना है। अगर पहले से स्टेट सेट नहीं रहेगा तो दिक्कत आ सकती है। चलिए अब इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से GST रिपोर्ट में आ जाएंगे, GST समरी देखेंगे सेल करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल का भी GST दिखा रहा है और यहाँ पे GST पेएबल भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी फाइनल दोनों का जो डिफरेंस निकालने के बाद हमें 6,930 रुपया SGST और 6,930 रुपया CGST पेमेंट करना होगा। तो जब आप परचेज़ करने के बाद सेल करते हैं GST में, तो ये दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिकली निकाल लेता है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, जैसे आप सभी में प्रिंट करते हैं, प्रीव्यू निकाल लें यहाँ पे। तो देखिए अच्छी खासी हमारी GST की रिपोर्ट बन गई है कि भाई हमने इनपुट GST में क्या किया और आउटपुट GST हमारा क्या रहा। GST पेएबल हमारा कितना यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो यही अमाउंट आपको जमा करना होता है। तो परचेज और सेल का जो डिफरेंस आता है टैक्स में वो होता है। तो अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।